आज अपन लोग यहाँ फिजिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा और जी अपना बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन 1D यानी कि एक विमीय गति। और बच्चे लोग इसी चैप्टर से अपने पास फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट से सेगमेंट जिसका नाम मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी है, अपन वो सेगमेंट यहां जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्लैक किड एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। आज अपन लोग यहाँ फिजिक्स का बहुत ही खूबसूरत सा और जी अपना बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन 1D यानी कि एक विमीय गति। और बच्चे लोग इसी चैप्टर से अपने पास फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट से सेगमेंट जिसका नाम मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी है, अपन वो सेगमेंट यहां जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सेगमेंट की एक बहुत खास बात यह है कि जी अगर आप लोगों ने ये मैकेनिक्स वाला पोर्शन अच्छे से कवर कर लिया तो आप किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम को बहुत ही इजीली बड़े स्मूथ तरीके से आप उसके डील कर सकते हैं, आप उसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें कर ली जाए। यहां पर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जी वो अपने पास में है मोशन। मोशन से मतलब अपने पास यहां गति से है। तो चलिए बच्चों इस खूबसूरत से टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। अब जिस टॉपिक का नेम लिखते ही फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में यही आना चाहिए, सर गति का मतलब क्या है, सर जी मोशन का मतलब क्या है। तो भैया लोग जब भी अपने पास किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, किसी भी तरीके की कोई बॉडी अगर वक्त के साथ साथ यानी कि समय के साथ साथ अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, जैसे भैया अभी हम यहां खड़े हैं, अब कुछ देर बाद जब हम यहां पर आ जाएंगे इसका मतलब कि जी मैंने समय के साथ अपनी स्थिति में यहां परिवर्तन किया है। तो जी जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन यानी स्थिति में परिवर्तन लाए तो जी उसी चीज को अपन यहां गति कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। गति से तात्पर्य जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। तो वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। जी बहुत अच्छी बात है जी, बहुत शानदार बात है। अब जी इसी के साथ अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है तो जी उस वस्तु को स्थिरावस्था यानी कि रेस्ट में कहा जाएगा। पर जी यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अपन लोग यहां किसी भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के मोशन या रेस्ट यानी उसकी गतिशील अवस्था अथवा स्थिरावस्था के बारे में बात करते हैं तो जी किसी ना किसी के रेफरेंस में ही हमें अपनी बात कहनी होती है। सर आखिर आपकी बात का मतलब क्या है जी, इसी चीज को अपन लोग यहां एक खूबसूरत से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जी कि आप लोग यहां की किसी रोड के किनारे आप लोग वहां खड़े हैं और जी आपके सामने से बस ट्रैवल करके जा रही है।
आपने बस की खिड़की से वहां एक पर्सन को बैठे देखा, वहां एक पैसेंजर को बैठे देखा, तो जी आपके सापेक्ष यानी आपके लिए वह व्यक्ति गतिशील है। परंतु उसी व्यक्ति को जब उसके पास में बैठा, जब उसका सहयात्री यानी को पैसेंजर जब अपने पास बगल वाले बैठे व्यक्ति को ऑब्जर्व करता है, तो अपने पड़ोसी के रेस्पेक्ट में जी वही व्यक्ति स्थिरावस्था में है। सर आखिर बात का मतलब क्या है कि सर सिर्फ और सिर्फ गतिशील अवस्था अथवा स्थिरावस्था कह देने से ही काम नहीं चलता है। यहां हमें यह भी बताना बहुत जरूरी है कि जिस भी वस्तु की गतिशील अवस्था अथवा स्थिरावस्था के बारे में बात की जा रही है, तो उसका निर्देश तंत्र क्या है अथवा किसके रिगार्डिंग, किसके रेस्पेक्ट में बात समझाई जा रही है। तो यहां सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, गतिशील अवस्था, क्या जी, गतिशील अवस्था अथवा गतिशील अवस्था अथवा स्थिरावस्था सदैव किसी निर्देशांक तंत्र, जिसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं, गतिशील अवस्था अथवा स्थिरावस्था सदैव किसी निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष बताई जाती है। और जी बात का मतलब बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में समझिए। जी बात का मतलब यह है कि अगर अपने पास जी यहां पर अपने पास एक बस है और जी बस की खिड़की से आप लोगों ने एक पैसेंजर को यहां रोड पर खड़े खड़े ऑब्जर्व किया, ये बस आपके सापेक्ष जो व्यक्ति स्वयं खुद स्थिरावस्था में है उसके सापेक्ष यह बस या फिर इसमें बैठा हुआ पैसेंजर आप लोगों के सापेक्ष गतिशील है। पर जी इसी पैसेंजर को बगल में बैठा हुआ कोई दूसरा पैसेंजर अगर पहले पर्सन को नोटिस करता है, तो जी इस पर्सन के सापेक्ष जो फर्स्ट वाला जो पर्सन होगा जी वो स्थिरावस्था में होगा। यानी बात को कहने का मतलब यह है कि यहां निर्देशांक तंत्र जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं जी वो बताना बहुत जरूरी है। सर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर क्या है जी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बिंदु या वो तल या वो जगह जिसके सापेक्ष अपनी बात समझाई जा रही है। यहां एक और एग्जाम्पल जी बहुत ध्यान देने के लिए जरूरी है। जैसे अगर मैं यहां एक पर्सन के तौर पे अगर मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं तो जी आपके सापेक्ष अभी मैं स्थिरावस्था में हूं, पर अगर मुझे को अगर चंद्रमा पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर मुझे नोटिस करे, सर वहां से इतनी दूर का दिखेगा ही नहीं जी, दिखेगा या नहीं दिखेगा ये एक अलग बात है, लेकिन अगर मून से बैठा हुआ कोई पर्सन मुझे अगर नोटिस करता है तो जी उसके सापेक्ष मैं गतिशील हो सकता हूं जी। बात एकदम सही है जी, बात एकदम सही है। यानी अगर कोई वस्तु किसी एक तंत्र के सापेक्ष स्थिरावस्था में है तो जी दूसरे तंत्र के सापेक्ष वो गतिशील अवस्था में भी हो सकती है। मान लीजिए क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स बैठे बैठे जी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और जी फिजिक्स पढ़ रहे हैं एक दूसरे के सापेक्ष वो स्थिरावस्था में, पर जी वहीं पर अगर छत पर फैन चल रहा हो तो फैन पर बैठी कोई मक्खी के सापेक्ष आप गतिशील अवस्था में हो सकते हैं। यानी कभी भी आप लोगों को स्थिरावस्था एवं गतिशील अवस्था या जी मोर अप्रोप्रिएटली किसी भी वस्तु की अवस्था के बारे में बताना हो तो जी हमेशा किसी ना किसी निर्देशांक तंत्र का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां एक चीज समझने लायक है, वो चीज ये है ना तो कोई वस्तु परमानेंट स्थिरावस्था में होती है और जी ना ही कोई वस्तु परमानेंट गतिशील अवस्था में होती है। अगर आप निर्देशांक तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो पॉइंट जिसके रिगार्डिंग या जिसके सापेक्ष आप अपनी बात बता रहे हैं, अगर आप उस चीज को चेंज कर देते हैं तो जी वस्तु की अवस्था भी बदल सकती है। जी यहां पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी वस्तु क्या जी, कोई भी वस्तु न तो निरपेक्ष रूप से स्थिरावस्था में होती है
ना ही गतिशील अवस्था में होती है। अवस्था को समझाने के लिए निर्देशांक तंत्र का होना जी बहुत जरूरी है, और जी बिना निर्देशांक तंत्र के आप किसी भी वस्तु की अवस्था के बारे में सटीकता से कभी नहीं बता सकते। जी यहां एक और एग्जाम्पल हमें समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने जब सूर्य को अपनी पृथ्वी की सतह से जब ऑब्जर्व किया, ये सूर्य आपके सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। क्या जी? सूर्य आपके सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। पर अगर जी आप यहां पर पृथ्वी के घूर्णन गति के अकॉर्डिंग यहां घूमना जी स्टार्ट कर देते हैं, तो जी वही सूर्य अब आपको स्थिरावस्था में नजर आने लगेगा। इसी बात से यही इशारा मिलता है कि ना तो कोई वस्तु परमानेंट या जिसे हम लोग कहते हैं निरपेक्ष रूप से एब्सोल्यूट फॉर्म में ना तो स्थिरावस्था में होती है और ना ही गतिशील अवस्था में। अवस्था बताने के लिए निर्देशांक तंत्र का होना बहुत जरूरी है, और जी निर्देशांक तंत्र वो बिंदु, वो तंत्र, वो अक्ष जिसके सापेक्ष किसी घटना के घटित होने के बारे में बताया जा रहा है। चलिए सर, अब हमने गतिशील अवस्था, स्थिरावस्था और जी सापेक्षिक स्थिरावस्था और जी सापेक्षिक गतिशील अवस्था के बारे में हम लोग यहां समझ चुके हैं। अब सर यहां पे अपन लोगों को गतिशील अवस्था के बारे में यहां डिस्कशन स्टार्ट करना है। जी बात अपनी यहां मैं शुरू करने जा रहा हूं दूरी यानी डिस्टेंस से। सर जी मान लीजिए कोई वस्तु किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जी निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है। अब जब वो गतिशील अवस्था में है तो जी वो किसी ना किसी पथ को वहां जरूर से कवर करती है। किसी ना किसी पथ को जब वह तय करती है तो जी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को हम यहां दूरी के नाम से जानते हैं। तो सर दूरी से आखिर क्या मतलब है? सर दूरी से यहां बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जी गतिशील अवस्था में, क्या जी अपने पास यहां गतिशील अवस्था में वस्तु द्वारा किसी तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या जी? दूरी कहते हैं। अब इस दूरी को डिटेल में समझने का वक्त आ गया है। सर मान लीजिए कोई वस्तु है जी, वो गतिशील अवस्था में किसी ना किसी निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष जी अपने पास जो वस्तु है सर वो गतिशील अवस्था में। अब सर गतिशील अवस्था में होगी तो किसी ना किसी पथ को तय करेगी। जब पथ को तय करेगी, जिस भी पथ को वो कवर कर रही है, जिस भी पाथ को वो फॉलो कर रही है जी, उस पाथ की कुल लंबाई को हम डिस्टेंस यानी दूरी कहते हैं। सर सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब यहां मजे की बात यह है कि जिस भी दूरी के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका मान कभी भी, क्या जी, कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं हो सकता। सर देखिए सर जी, मेरे पास ना एक बाइक है और सर मेरी बाइक सर 10 दिन से एक ही जगह पर खड़ी है। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बताइए आपकी बाइक ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो भैया मेरी बाइक ने 0 डिस्टेंस कवर करी। जी क्यों कवर करी? क्योंकि वो अपनी स्थिति को मेंटेन किए हुए है। जी अपनी स्थिति को मेंटेन किए हुए जी, इसका मतलब उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई 0 है। सर आप एक काम कीजिए, अपनी बाइक को थोड़ा पीछे ले आइए, तो सर फिर डिस्टेंस नेगेटिव होगी? जी नहीं जी। अगर आप अपनी बाइक को पीछे भी लेकर के आ रहे हैं तो जी हम लोग यहां बात कर रहे हैं लंबाई के बारे में, और जी लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। लंबाई का मान या तो धनात्मक होगा या फिर 0 होगा, यानी जी लंबाई तो अपने पास में बढ़ेगी ही बढ़ेगी या फिर सेम रहेगी। इसका मतलब लंबाई का मान कभी भी ऋणात्मक मान कभी भी संभव नहीं है। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है कि दूरी अपने पास एक प्रकार की अदिश राशि है। अब सर ये अदिश राशि से क्या मतलब होता है? भैया अदिश राशि जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं,
सर यहाँ अदिश से आखिर मतलब क्या है जी? अदिश का मतलब अपन लोगों के पास वह भौतिक राशियां जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। सर आपको यहां एक एग्जांपल देने की जरूरत है जी। अगर मैं आप लोगों से अगर एक बात कहता हूं कि जी मेरी बाइक ने सुबह से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो जी यहां यह बताना बिल्कुल जरूरी नहीं कि मेरी बाइक ने वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में या किस दिशा में तय की है। जी इसका मतलब यह है कि वो भौतिक राशियां जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम एक प्रकार से अदिश राशि के नाम से जानते हैं। जी अब तक मोटे मोटे तौर पर देखें तो अपने पास में यहां हम लोगों ने जाना कि गति से क्या मतलब है। जी एक बार यहां पर ब्रीफ रिवीजन ले लेना बहुत जरूरी है। जी गति से मतलब अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उस वस्तु को गतिशील अवस्था में कहा जाता है, राइट। और जी स्थिरावस्था से मतलब अगर वही वस्तु अपनी स्थिति को समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं करती, अर्थात वह वस्तु स्थिरावस्था। फिर अपन लोगों ने यहां जाना कि गतिशील अवस्था अथवा स्थिरावस्था के बारे में जब भी बताना हो तो जी एक निर्देशांक तंत्र का होना बहुत जरूरी है। यहां निर्देशांक तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब है वो पॉइंट जिस पॉइंट के सापेक्ष अपनी बात समझाई जा रही है। बिना उस पॉइंट के ना तो हम लोग किसी वस्तु की स्थिरावस्था ना ही गतिशील अवस्था के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहां एक बड़ा ही हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर जाना कि ना तो कोई वस्तु निरपेक्ष रूप से यानी कि एब्सोल्यूट फॉर्म में ना तो गतिशील होती है और ना ही स्थिरावस्था में होती है। जो वस्तु आप लोगों के लिए स्थिरावस्था में हो, मे भी किसी दूसरे के सापेक्ष वही वस्तु गतिशील अवस्था में हो, या अपनी बात को घुमा करके बोलना चाहें कि जो वस्तु आपके सापेक्ष गतिशील अवस्था में है, मे भी वही वस्तु किसी दूसरे के सापेक्ष स्थिरावस्था में हो सकती है। तो जी ये था अपने पास गतिशीलता का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल। इसके बाद में अपन लोगों ने जाना कि सर अगर कोई वस्तु किसी निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष गतिशील है तब वो जिस पथ को तय करती है उस पथ की कुल लंबाई को जी अपन लोग यहां दूरी कहते हैं। यहां हमने एक और जी इंटरेस्टिंग बात जानी कि जी दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई सदैव धनात्मक अथवा जीरो संभव है। और जी एक और चीज लास्ट में अपन लोगों ने यहां पर जानी कि दूरी एक प्रकार से अदिश राशि है, यानी कि जी दूरी को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती।